केसीसी बैंक में घोटाले में आपका नाम, बाकी चीजों में आपका नाम, तो आखिर चक्कर क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री के सहयोगियों ने, बैंक के अधिकारियों ने, जिसमें विनोद कुमार धीमान और 8 लोग और उनके ऊपर फिर एफआईआर हुई। तो कहीं आपका इशारा तो ये नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो एक बिल्कुल तय रणनीति के तहत कर रही है? केसीसी बैंक का हेडक्वार्टर और उसकी बगल में डिवकॉम का ऑफिस, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। बाकी हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री जो है अग्निहोत्री जी हैं। आप अक्सर ये कहते हैं कि आप बेसिकली कांग्रेसी हैं और आपका माइंडसेट जो है वो कांग्रेस वाला है। सिक्योरिटी सेटअप तो आपके साथ बीजेपी द्वारा दिया गया है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ये खतरा पैदा हो गया कि मेरे को ये लोग जान से खत्म कर देंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इतिहास है वो दंगेबाज, पंगेबाज का क्या इतिहास रहा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल शरीफ, ईमानदार, भले मानस और अपना कारोबार करने वाला आदमी। कि आपने गृह मंत्री का जिक्र किया, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि उनका आशीर्वाद है। बीजेपी का आशीर्वाद कहाँ है? हिमाचल की बीजेपी का। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। जैसे मैं बात आपको बताऊं, ब्लैकमेल तो तब भी होंगे ना, कोई गलती की होगी। जब गलती नहीं की होगी तो ब्लैकमेल का है कौन? अब आप हमने आपके साइन मैच करने तो आप कोरे कागज पे साइन कर दो। इतने बोले तो आप भी नहीं कि कहने पे आप कोरे कागज पे साइन कर दें। जयराम ठाकुर जी जो हैं वो 2.5 करोड़ पे मेरे लोन का खा गए। आप बताइए पहले कि वो शिकायत पत्र कब का था, कब का साइन हुआ था? इसमें आपने ये बताया जा रहा है कि आपने जयराम ठाकुर जी के खिलाफ कंप्लेंट नरेंद्र मोदी को भी भेजी थी। 30 साल मैंने वीरभद्र जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम किया। जयराम ठाकुर, टॉप लीडरशिप की बात करूंगा, डॉक्टर राजीव बिंदल, तमाम बीजेपी के विधायक, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, तमाम लोगों ने आपसे दूरी बनाई हुई है। ये बेईमान लोगों की सरकार है। मैं दो चार लोगों को छोड़ के मैं एक ईमानदार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में खड़ी कर रहा हूँ। जो मौजूदा विकल्प है उसमें प्रतिभा सिंह भी बैठी हुई है, उसमें विक्रमादित्य सिंह भी बैठे हुए हैं। क्या वो आपका साथ देंगे? आपने बोला कि 2-4 लोग ईमानदार हैं इस सरकार में, अब उनको भी तमगा दे दो ईमानदारी वाला। मान लो तमाम नेता जो है वो बेईमान ही है सारे के सारे। चुपचाप इशारा कर दिया, हाथ हिला दिए। डरता है कोई चंद्रशेखर जी? पूरे प्रदेश को पता है, जंगलों के जंगल काट दिए। उनकी वाइफ जो है वो कंपनी में डायरेक्टर बन गई और लकड़ियां लोड हो गई। मुझे उसमें बीजेपी से भी बहुत नाराजगी रहेगी। उन्होंने भी एक उसकी कमेटी बनाई और कमेटी वहाँ पूरी गए थे। क्या हुआ? वो क्या हुआ? आप ज्ञानू भगत के चक्कर में पड़े हुए हैं भी। ऐसा भी क्या हो गया कि आपने हर तरीके पे पिन पॉइंट किया? ज्ञानू जो हैं ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी आदमी रहे हुए हैं। बीजेपी का कोई आशीर्वाद मेरे को आपके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेसी सब आपने बेईमान डिक्लेयर कर दिए या कुछ मजबूर डिक्लेयर कर दिए। जो वीरभद्र ग्रुप के जो लोग हैं, कौन से हैं गिना दो? मैं गिना देता हूँ। बेड़ा गर्क सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया, इससे कोई बचने वाले नहीं है। चलो आप बड़ी निष्पक्ष सी बातें कर रहे हो। बीजेपी का बेड़ा गर्क कैसे हुआ? विपक्ष का आशीर्वाद सरकार पे नहीं होता तो सरकार को एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। विपक्ष साथ दे रहा है। बिल्कुल। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों तो नहीं कह सकते, काफी दिनों से सरकार की नाक में धुआं देने वाला एक शख्स है। नाम है युद्धवीर सिंह बैंस। और बैंस साहब जो हैं वो किसी बांस से कम नजर नहीं आते। अपनी भाषा के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा, लेकिन जो हकीकत है उसका सामने आना जरूरी होता है। तो आज युद्धवीर के सामने उदयवीर, और युद्धवीर जी थोड़ा सा श्वेता दिखाइएगा कि मैंने वही कहा कि बैंस साहब आप एक तरह से कहते थे ना कि बांस पे टांग के रख देना, आपने वो हालात बना दिए हुए। ऐसी क्या खुंदक है सरकार के साथ? केसीसी बैंक में घोटाले में आपका नाम, बाकी चीजों में आपका नाम, तो आखिर चक्कर क्या है? केसीसी बैंक में जो घोटाला हुआ वो मैंने नहीं किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री के सहयोगियों ने और बैंक के अधिकारियों ने, जिसमें विनोद कुमार धीमान और डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा भी थे, हमारे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी भी रहे। ये मुख्यमंत्री जो इनको गलत काम के लिए बोलते गए, ये उतना ही गलत काम करते गए और बाद में इनको भी एफआईआर का सामना करना पड़ा। विनोद कुमार धीमान और 8 लोग और उनके ऊपर फिर एफआईआर हुई। उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की, फ्रॉड किया, धोखा किया
उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ा और उनको एफआईआर का सामना करना पड़ा और उन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड, चाहे मनाली वाले प्रोजेक्ट को लेके, चाहे मंडी वाले प्रोजेक्ट को लेके जो है वो सारा फाड़ा उन्होंने रिकॉर्ड। और हम तो बड़े ईमानदारी से, मनाली हमारे प्रदेश में होता क्या है, पहले तो लोग अपनी जमीन बेचते हैं, बाहर के धन्ना सेठ जो हैं उस जमीन को खरीदते हैं और फिर वही लोग जो हैं उसी होटल या उसी इंडस्ट्री में जो है काम करते हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। आपने एक ऑफिसर का नाम लिया कि वो एमडी भी रहे, वो डिविजनल कमिश्नर भी रहे, डिवकॉम भी रहे, तो कहीं आपका इशारा तो ये नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो एक बिल्कुल तय रणनीति के तहत कर रही है? केसीसी बैंक का हेडक्वार्टर और उसकी बगल में डिवकॉम का ऑफिस। सरकार तय रणनीति के तहत और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भ्रष्टाचार की दलदल जो है वो सिर से पांव तक डूब चुके हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए ही कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंक हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डालते हुए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, बाकी हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री जो है अग्निहोत्री जी हैं, लेकिन सारा इन्होंने जो भ्रष्टाचार करना है वन टाइम सेटलमेंट को लेके या कोई लोनिंग को लेके, इसीलिए ही इन्होंने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने पास रखे और अपने चहेते अधिकारी को, जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार कर सकते थे, विनोद कुमार धीमान को उसमें एमडी भी लगाया, एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया, डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा भी लगाया। तो ये भ्रष्टाचार की जर्नी नहीं, मैं उस चीज से सहमत हूँ आपकी। आप अक्सर ये कहते हैं कि आप बेसिकली कांग्रेसी हैं और आपका माइंडसेट जो है वो कांग्रेस वाला है। सिक्योरिटी सेटअप तो आपके साथ बीजेपी द्वारा दिया गया है, आपके साथ वो पूरी आपकी कहे ना कि पंप एंड शो, या फिर ये कहें कि जितना सा आपको दिया जा सकता है, तो क्या ये ना माना जाए कि आप बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं? अगर मेरे भारत के प्रधानमंत्री और मेरे भारत के गृह मंत्री अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज तक जैसे बिमल नेगी जी साहब के साथ जो हुआ, उनकी डेड बॉडी वहां डैम में तैरती हुई पाई गई और उसमें भी सरकार ने बहुत सारे तथ्यों को मिटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, तो मेरी डेड बॉडी भी ऐसे ही तैरती हुई कहीं मिलती, क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर जो है वो कर दी गई और जब मुझे 3 महीने उसमें कंटिन्यू जो है जांच में शामिल किया गया और 250 घंटे से ज्यादा जो है मेरे से पूछताछ की गई, और जब मेरे को रात को 8 बजे रात के अंधेरे में छोड़ते थे तो हथियारबंद सरकार के जो सीआईडी के लोग, जो विजिलेंस के लोग जो हैं वो मेरे पीछे लग जाते थे। उसमें भी आपने एक लाइव स्ट्रीम में एक वीडियो जो था वो छोड़ा था आपने कि पीछे वो दूसरे खड़े हैं और आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स उसमें पूरी बोल रहे हैं, उसमें पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। और मैंने जब उसकी शिकायत सरकार से करना चाहिए या पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए तो मेरे किसी ने सुनी नहीं और कोई एफआईआर या मेरी एप्लीकेशन तक नहीं थाने में ली गई। उस चीज से चलिए मैं वहां तक इत्तेफाक रख लेता हूँ आपकी बात से कि ये तमाम चीजें हों। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको ये खतरा पैदा हो गया कि मेरे को ये लोग जान से खत्म कर देंगे? वो खतरा क्या था? असली बात तो वो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इतिहास है वो दंगेबाज, पंगेबाज रहा हुआ है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। आपका क्या इतिहास रहा है? ना, मैं तो बिल्कुल शरीफ, ईमानदार, भले मानस और अपना कारोबार करने वाला आदमी और अपनी कमिटमेंट का पक्का, अपने वादों का पक्का। और ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू एक नंबर के झूठे, धोखेबाज और ब्लैकमेलर, इनको जब पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया तो आनंद शर्मा जी ने और कुलदीप राठौर जी ने इनकी बहुत मदद की। पीसीसी का प्रेसिडेंट जब इनको बनाया गया, जब इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी और राठौर साहब को जब पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया तो वहां कितने दंगे हुए, कितना खून खराबा हुआ, कितने टेबल टूटे, कितनी कुर्सियां टूटी, वो सब सुक्खू के गुंडे आदमी थे। भाई साहब, वो पॉलिटिकल चीजें आ गई, सारी तमाम चीजें आ गई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सिरमत है, जो भी चीजें हैं, लेकिन बात तो ये भी आती है ना कि आपने गृह मंत्री का जिक्र किया, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि उनका आशीर्वाद है। बीजेपी का आशीर्वाद कहाँ है? हिमाचल की बीजेपी का, जिन्होंने आपको एक आदमी नहीं आपके साथ देने के लिए ना आगे आया, ना किसी बीजेपी के नेता से ये सुना कि युद्धवीर सिंह बैंस के साथ हम खड़े हैं। बीजेपी के जो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के नेता हैं
इनको सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। जैसे मैं बात आपको बताऊं, ब्लैकमेल तो तब भी होंगे ना, कोई गलती की होगी। जब गलती नहीं की होगी तो ब्लैकमेल का एक होना। अब आपके लिए ना डॉक्टर राजीव बिंदल ने कुछ बोला, आपके लिए ना जयराम ठाकुर जी ने कुछ बोला, आपके लिए तो कोई बीजेपी वाला बोल ही नहीं रहा है। फिर ये माना जाए कि आपको सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका आशीर्वाद है, आपको बाकी कुछ नहीं। मैं जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष है हमारे, उनकी बात आपको बताना चाहता हूं। विजिलेंस के 2 अधिकारी जिनका मैं नाम का जिक्र भी कर रहा हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। बाद में अगर मुझे कोई नोटिस आ जाए या कुछ हो जाए तो मैं कहूंगा जी मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मोड़ के वो कर दिया, या मैं को माफी मांगू। विजिलेंस के 2 अधिकारी, एक एसपी विजिलेंस वीरेंद्र कालिया जिनका नाम है, और एक नरवीर सिंह राठौर जो एडिशनल एसपी विजिलेंस है, इन लोगों ने मेरे से वहाँ जांच में, ये मेरी एसआईटी के वो हैं अधिकारी हैं, इन्होंने मेरे से इस बात पे साइन करवाए भी हमने आपके जो साइन है, जो आपने लोगों को चेक काटे हुए हैं, जो दूसरे वोचर आपने भरे हुए हैं, हमने आपके साइन मैच करने, तो आप कोरे कागज पे साइन कर दो। तो मैंने इनके कहने के अनुसार जो है साइन कर दे। इतने बोले तो आप भी नहीं कि कहने पे आप कोरे कागज पे साइन कर दें। जब कोई मुझे माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे भी आप जांच एजेंसियों का जो है सहयोग करेंगे, और जांच एजेंसियां जो जो कागज मांगती है वो देना पड़ते हैं, और जहां जो कुछ बोलती है वो सुनना पड़ता है, उनके जवाब देना पड़ते हैं। तो मैंने साइन किए, और मुझे क्या पता था भी जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा लेटर तैयार किया भी जयराम ठाकुर जी जो हैं वो 2.5 करोड़ पे मेरे लोन का खा गए, जबकि उनके पास अगर 2.5 पैसे की भी कोई इस प्रकार की कोई एंट्री हो जिसमें ये लगता हो मैंने 2.5 पैसे भी जयराम जी को दिए, तो मैं उस बात को मानूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं ब्लैकमेल करते हैं, जेब में उस लेटर को डाल के वो दिखाते हैं जयराम ठाकुर जी को, और देखो भी मेरे पास आपकी इस प्रकार की जो है शिकायत है। और इस जहां तक मेरा नॉलेज है कि वो, आप बताइए पहले कि वो शिकायत पत्र कब का था, कब का साइन हुआ था? जब जांच एजेंसियों ने मुझे पहली जांच में बुलाया तो एक महीना थोड़ा सा वक्त याद। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ वो खत कब का था। मैं अभी बता देता हूँ जी। ये है 8 जनवरी 2026 इसी साल का, सॉरी पिछले साल का 2025 का। लेकिन एक खत ऐसा भी सामने आ रहा है जिसमें आपने ये बताया जा रहा है कि आपने जयराम ठाकुर जी के खिलाफ कंप्लेंट नरेंद्र मोदी को भी भेजी थी। मैंने इस प्रकार की कोई शिकायत नरेंद्र मोदी जी को नहीं भेजी हुई है। ये बैंक के कुछ अधिकारियों का और कुछ विजिलेंस के अधिकारियों का कारनामा है जिन्होंने इस प्रकार का लेटर, फर्जी लेटर जो तैयार किया। क्योंकि जब कोई खाली कागज पे साइन होते हैं, मैं आप दूसरी बात आपको और भी बताता हूं, मैं बैंक अधिकारियों की बात क्यों कर रहा हूं। जब आदमी लोन लेने जाता है, जब उसको लोन मिलता है तो बहुत बैंकर क्या करते हैं, आपके बहुत सारे खाली चेकों पे जो है बिना किसी डेट के जो है साइन ले लेते हैं। और बैंक और कस्टमर का जो है एक विश्वास का रिश्ता होता है, विश्वास जब बनता है तभी लेन देन का आदान प्रदान। तो उसमें इस प्रकार के भी कई प्रकार के कागजों पे साइन करवाए होते हैं, कोरे कागजों के, बिना डेट के कागजों पे, जिसमें जो भी कल को कोई जरूरत पड़ती है, कोई एप्लीकेशन डालनी है, कुछ करनी है, कुछ करनी है, तो इस प्रकार के जो कागजों का जो है मेरा मिसयूज हुआ। और इस मामले में अगर प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को कोई लेटर गया हुआ है तो मैं भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से समय लेने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं यहाँ जिस प्रकार की ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिटिक्स इस शांत प्रिय प्रदेश में चली, हम लोग देवी देवताओं पे विश्वास करने वाले लोग हैं, देवी देवताओं का प्रदेश है, नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है? मैंने अब बिल्कुल साफ चाहिए, मैं बिल्कुल साफ जवाब दूंगा। 30 साल मैंने वीरभद्र जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम किया। कभी भी नहीं ऐसा हुआ भी कोई इस प्रकार की हरकत या कुछ इस प्रकार की बात। हाँ, अगर मान लो किसी से, कई बार हमसे भी कोई गलती हो जाती थी तो हम वीरभद्र जी से माफी मांगते थे, एकदम से वो माफ करते थे। और अगर जिस दिन स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी ने इस समाज को अलविदा कहा तो हमें ऐसा लगा भी हमारे पेरेंट्स का जो हाथ है वो हमारे सिर पे से उठ गया। आप लगातार इस चीज को कहते हैं कि मैं वीरभद्र सिंह का आदमी हूं, मैं ना वीरभद्र सिंह है आप।
लेकिन वीरभद्र सिंह फैमिली का तो कोई बयान नहीं देखा मैंने कि ये कहा हो कि भाई बैंस साहब तो हमारे आदमी है। इतना डर क्यों? आप छाती ठोक के बोलते हो कि मैं वीरभद्र सिंह का आदमी, और वीरभद्र सिंह के परिवार को देखो तो उनकी तरफ से एक बयान नहीं आता। आप बताइए कि आप घिरे कितनी तरफ से हैं? जयराम ठाकुर, टॉप लीडरशिप की बात करूंगा, डॉक्टर राजीव बिंदल, तमाम बीजेपी के विधायक, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, तमाम लोगों ने आपसे दूरी बनाई हुई है। और जिस तरफ आप बोलते हैं कि मैं वीरभद्र सिंह का आदमी हूँ, तो ना प्रतिभा सिंह का आशीर्वाद आपकी तरफ दिखता है, ना एक छोटे भाई होने के नाते विक्रमादित्य सिंह का आशीर्वाद। फिर आप इतने ज्यादा भंवर में फंसे, तो इसकी वजह क्या है? और मेरे को इन दोनों सवालों का सिलसिलेवार जवाब चाहिए। मैं फाइटर आदमी हूँ और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं लड़ूंगा। रही बात माता प्रतिभा सिंह जी की या भाई विक्रमादित्य सिंह जी की, वो माता प्रतिभा सिंह जी के साथ स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वीरभद्र जी का जो अंश है विक्रमादित्य जी, मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिटिसाइज उनकी नहीं करना चाहता हूँ। करना नहीं चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि वो आप लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? एक आदमी है जो सीना ठोक के बोलता कि मैं वीरभद्र सिंह का आदमी हूँ। आपने प्रतिभा सिंह जी को माता का दर्जा दिया, विक्रमादित्य सिंह को भाई का दर्जा दिया, तो आपकी भी रणनीति क्या है? क्यों नहीं बोल रहे? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। मेरी रणनीति तो ये है कि इस वक्त 2-4 लोगों को छोड़ के जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार काम कर रही है, ये बेईमान लोगों की सरकार है। मैं दो चार लोगों को छोड़ के बेईमान लोगों की सरकार है। मैं एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहा हूं, मैं एक ईमानदार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में खड़ी कर रहा हूं, और ये कोई गप नहीं है। ये मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को वचन दे चुका हूं, वचन दे रहा हूं। और बाकी जैसे बहुत सारी चीजें चली हुई है, बहुत सारे लोग मीटिंगें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक नया विकल्प जो है हिमाचल प्रदेश में युद्धवीर सिंह बैंस ही लेके आ रहा है। और हम 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र पे जो है एक ईमानदार कांग्रेस पार्टी के ईमानदार जो उम्मीदवार हैं उनको उतारने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस बात से सहमत हूँ। आपने एक बात कही कि ये तमाम चीजें मैं करूंगा, तीसरा विकल्प लेके आऊंगा। जो मौजूदा विकल्प है उसमें प्रतिभा सिंह भी बैठी हुई हैं, उसमें विक्रमादित्य सिंह भी बैठे हुए हैं। क्या वो आपका साथ देंगे, या उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया कि युद्धवीर आगे निकलिए, हम आपके साथ हैं? मेरी इस विषय पे तो उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ, उनके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बहुत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी जो कंप्लेंट है वो दिल्ली हाईकमान से भी की, भी प्रतिभा सिंह जी की, भाई विक्रमादित्य सिंह जी की। उन्होंने कहा भी ये जो मिस्टर युद्धवीर सिंह बैंस इनके बहुत करीबी आदमी है, सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, चीफ मिनिस्टर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो ये इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भी आपको ठीक है, आप सरकार के साथ हैं और काम कर रहे हैं, तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप कहें, लेकिन मैं कभी भी उस परिवार को वो 10 बार भी धक्के मार के मुझे अपने घर से बाहर निकालेगा तब भी मैं उनके घर में जाऊंगा। कोई बात नहीं हुई कि मैं वहां पे रहूंगा। आपने एक दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी काम किया होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संगठन में भी नहीं, वो मतलब कि हाँ, मतलब कि वो जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो मैं जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन मुझे जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था वो वीरभद्र जी की अप्रोच से बनाया गया था। वीरभद्र जी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को जो अप्रोच की थी, सुक्खू भाई ने उस दौर में आपका विरोध किया था? विरोध नहीं किया, मेरे को बनने के तुरंत बाद जो पार्टी से 6 साल के लिए निकासित कर दिया, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने तुरंत उसमें आदेश मुझे बहाल किया, और इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद जो 3 महीने के बाद इनको हटा दिया गया था। आप क्या आमंत्रित करेंगे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह? मैं तो ये तीसरा मोर्चा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप हमें आके लीड करिए। वीरभद्र जी स्वर्गवास होने से पहले जब लास्ट टाइम वो मेरे घर आए तो हमने तो जो उनको उन्होंने फ्रेश होने के लिए जो चप्पल पहनी हुई थी उसको भी आज हमने संभाल के रखा हुआ है। अगर मैं कल को कोई सत्ता में मेरी किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम उनकी खड़ावें रख के ही मतलब के जो है सत्ता संभालेंगे। और जब माता श्री प्रतिभा सिंह आना चाहे, विक्रमादित्य सिंह जी आना चाहे, उनका स्वागत करेंगे। इस बात से भी चलिए मैं सहमत हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपने बोला कि 2-4 लोग ईमानदार हैं इस सरकार में, अब उनको भी तमगा दे दो ईमानदारी वाला। चौधरी चंद्र कुमार जी। अच्छा, ठीक है, और 4 नाम गिनवा दो आप बस। विक्रमादित्य सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, अब एक बचा कोई, कुलदीप ठानिया जी जिन्होंने सरकार को बचाया। अच्छा,
अगर कुलदीप सिंह पठानिया नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। मतलब ये है कि वर्दहस्त कुलदीप सिंह पठानिया का भी है आपके ऊपर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ईमानदार आदमी है। आपकी उनसे बातचीत है? मैं तो अभी तो नहीं, कोई इस प्रकार की बातचीत नहीं है, पर ईमानदार आदमी है। मैं एक ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। चौधरी चंद्र कुमार जी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत वरिष्ठ आदमी है और सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। मान कि ये 4 लोग ईमानदार है, बाकी सारी कांग्रेस बेईमानों से भरी हुई है। इस वक्त जो हालात प्रदेश में बने हुए, जिस प्रकार जिस प्रकार से प्रदेश बिक रहा है, जिस प्रकार से 500 कनाल में जो है प्रोजेक्ट बिना 118 के परमिशन के चले हुए हैं, और जिस सरकार का चीफ सेक्रेटरी जो है वो 3-3 एकड़ जमीन जो है मोहाली के चंडीगढ़ में खरीदता हो। अगर चीफ सेक्रेटरी की जमीन की, संजय गुप्ता जी की बात कर रहा हूं, अगर उनकी जमीन की और उनकी प्रॉपर्टी की बात आपको बता दूं तो उनकी प्रॉपर्टी पंचकुला में भी है, उनकी प्रॉपर्टी परमाणु में भी है, उनकी प्रॉपर्टी न्यू चंडीगढ़ में भी है, उनकी प्रॉपर्टी जो है मोहाली में भी है। और उन्होंने तो खुद ही बोल दिया भाई जो पीछे अगर भ्रष्टाचार हुआ तो मैंने ही थोड़ी किया, पिछले तो 2 चीफ सेक्रेटरी थे वो भी भ्रष्टाचारी थे। मतलब एक चोर बोल रहा है भी पीछे जो थे। मैं मेरा सवाल बीच में छूट गया। इन अफसरों को छोड़ो, इन्होंने जिस तरह से कर रहे हैं, इनकी जो चाहे हकीकत है, चाहे सच है, झूठ है, वो सामने आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई साहब कि ये 4 लोग ठीक हैं जो आपने गिनवा दिए, बाकी अगर मान लो तमाम नेता जो है वो बेईमान ही है सारे के सारे, चुपचाप इशारा कर दिया, हाथ हिला दिए कि तमाम लोग लेकिन बेईमान सरकार का वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दुखी बहुत हैं। ऐसा नहीं है तो आज तक नहीं बैन साहब, एक बंदा बता दो जिसने चूं की हो आगे आके कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। 40 है हमारे वहाँ मंडी में जो है कांग्रेस पार्टी का विधायक, उन्होंने जंगलों के जंगल काट दिए। उनकी कौन? चंद्रशेखर जी, नाम लेने से युद्धवीर सिंह बैंस डरता है कोई? चंद्रशेखर जी पूरे प्रदेश को पता है, जंगलों के जंगल काट दिए। उनकी वाइफ जो है वो कंपनी में डायरेक्टर बन गई और लकड़ियां लोड होगी। मुझे उसमें बीजेपी से भी बहुत नाराजगी रहेगी। उन्होंने भी एक उसकी कमेटी बनाई और कमेटी वहाँ पूरी क्या हुआ और जब बीजेपी के लोग भी जब प्रदेश के लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो क्या लोग पूछेंगे नहीं? लोग जरूर पूछेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी से भी मांग करता हूं, वो भी मुझे प्रधानमंत्री और तो कर लो। कहां आप जंगलों में घुस के जाके जिस जंगल में आप फंसे हो उसके कटान में भी तो जयराम ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे। इस बात का जवाब दे दो आप मेरे को कि बीजेपी क्यों नहीं खड़ी है? बाकी जब 9 लोग बागी हो गए थे, टिकटें दे दी थी इसी बीजेपी ने, और आप उनके साथ खड़े हुए, आपके साथ एक भी नहीं खड़ा हो रहा। फिर कैसे मान लें कि युद्धवीर बैंस जो है वो बड़े ईमानदार हैं? कैसे मान लें? बीजेपी से उनको क्या डर है आपसे? बीजेपी से मुझे गिला शिकवा भी कोई नहीं है। कभी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं रहा, कभी बीजेपी का मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा, कभी दूसरी चीजें नहीं रही। अब इनकी अपनी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्यों नहीं साथ में खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन मुझे तो जो अब नई जो विश्वसनीय सूत्रों से खबर का पता चला, जो इस प्रकार का 2.5 करोड़ का जो लेटर इन्होंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, आपके माध्यम से इस बात का मुझे पता लगा भी वहां प्रधानमंत्री जी तक इस प्रकार का लेटर गया 2.5 करोड़ का। नहीं, 28 करोड़ का जिक्र नहीं है उसमें, जहां तक मेरा नॉलेज है, गलत भी हो सकता हूं मैं, उसमें ये है कि आपने जयराम ठाकुर जी के खिलाफ भी कंप्लेंट भेजी है। अब वो कंप्लेंट क्या, उससे मैं वाकिफ नहीं हूं। 28 करोड़ वाली बात तो आपने कही। इसी मसले को लेकर आज मैंने पत्रकार वार्ता की। इसमें जो है ये 2 अधिकारी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मिस्टर कालिया और मिस्टर नरवीर सिंह राठौर, और बैंक के कुछ IAS अफसर और बैंक के अधिकारी जिन्होंने ये सब प्रपंच जो है रचा। एक ज्ञानू भगत, मैं नाम सुन रहा था, ज्वाला माता के ना, कांगड़ा माता के ध्यानु भगत हुआ करते थे। ध्यानु भगत। अच्छा, ध्यानु, एक लोक कथा है। आप ज्ञानू भगत के चक्कर में पड़े हुए हैं भी। ऐसा भी क्या हो गया कि आपने हर तरीके पे पिन पॉइंट किया, और जिन्होंने आपको पिन पॉइंट किया वो उस तरफ तो, या जिनके लिए आप शहीद होने की कगार पे पहुंच गए, अपने साथ नहीं बचे। जिनका आप जिक्र करते हो कांग्रेस में, वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। जिस बीजेपी ने आपको सिक्योरिटी दी, जिस बीजेपी ने आपको एक आसरा दिया, वो आपके साथ खड़े नहीं है। ये ज्ञानू वाला क्या सीन है? ज्ञानू जो हैं ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी आदमी रहे हुए हैं, और
जब मुझे इस प्रकार की जो दिक्कत आई तो सबसे पहले मैंने ज्ञानू को बोला, मुख्यमंत्री जी को समझाओ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपने काम से क्यों रोक रहे हैं। बैंक ने, अगर मैंने बैंक से लोन लिया हो तो मैंने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी प्लस करवाई हुई है, तो जितना मेरा लोन सैंक्शन हुआ है उतने पैसे मुझे लेने दो, मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो ज्ञानू ने ही मुझे जो है वो चीफ मिनिस्टर से मिलाया होटल हयात में, जहां चीफ मिनिस्टर ने मुझे राम कुमार चौधरी जी से मिलाया। राम कुमार चौधरी मुझे सुनील बिट्टू के पास लेके गए, तो सुनील बिट्टू ने कहा भी मुख्यमंत्री बोलते हैं भी 50 लाख रुपए पार्टी फंड दे दो और मैं आपका ये जो पैसा बैंक ने रोका हुआ है उसको डिस्बर्स करवा देता हूं। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे पैसे ही क्यों मांगता। तो उन्होंने कहा नहीं, राम कुमार चौधरी ने बोला नहीं, ये तो भी फिर आपकी भी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमारी भी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उनकी क्या मेहनत थी? बस यही मेल मिलाप करवाने वाली। तो मुझे इनकी नियत का पता चल चुका था। राम कुमार जी कौन है वैसे? ये राम कुमार जी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और दून से विधायक हैं। और इनके ऊपर जो है एक अपनी बेटी के जैसी बेटी का, उसको प्रेग्नेंट करने का, उसको मर्डर करने का, डंपर से कुचलने का, इस प्रकार के आरोपों में 3 साल जेल में सजा काट के आए हुए हैं। और ये फिर मेरे को जो है अभी लीगल नोटिस देने की उन्होंने मेरे को धमकी भी दी थी। तो मैंने कहा भी लीगल नोटिस तो आप दो, लेकिन मेरी जो लीगल टीम है वो भी सारा वर्कआउट करे भी आपको किस आधार पे जो जमानत मिली या किस आधार पे जो है आप बरी हो गए। हम भी सुप्रीम कोर्ट में उनके केस को लेके जो है वो दोबारा उसमें पिटीशन दायर कर रहे हैं। तो जब ये इन्होंने मेरे को सुनील बिट्टू ने कुलदीप ठानिया जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे उनसे मिलने को बोला, तो उन्होंने बोला बिक्की हांडा के पंप पे जो है आप 50 लाख रुपए लेके आ जाओ। मैं 50 लाख रुपए लेके चला गया। मैंने सारी पहले 50 लाख रुपए नहीं थे, बाद में आप 50 लाख रुपए लेके चले इंतजाम किया तो पहले इंतजाम किया। अगर नहीं होते तो मैं तो अगर होते तो मैं उसी दिन बोल देता भी चलो जी मैं कल ही छोड़ देता हूँ। मैं तो 1 हफ्ते के बाद सुनील बिट्टू के दफ्तर वहां मिलने गया सेक्रेटरीट में शिमला, तो उन्होंने कहा भी आज आप 1 हफ्ते के बाद शकल दिखा रहे हैं। मैंने कहा तो मेरे को थोड़ा सा पैसे का अरेंज करना था। तो जब ईडी और इनकम टैक्स की जो ज्वाइंट रेड हुई, वो जब हमने वो रिकॉर्डिंग सारी वायरल की, हमने पहले ही अधिकारियों को उसमें विश्वास में लेके रखा था। तो वो बिक्की हांडा के पंप पे, उसके घर पे, ज्ञानू के घर पे, संजय धीमान, संजय शर्मा, इनके घर पे सब जो रेड हुई, वो जो हमने रिकॉर्डिंग लिखी उसी बेस पे जो है ईडी और इनकम टैक्स ने वहाँ ज्वाइंट रेड की। चलिए, यहाँ तक ये वृतांत तो पहले भी निकले हुए हैं, इस कथा में सारी चीजें हैं। मेरा लास्ट सवाल है कि आखिर आप तीसरा विकल्प आप खोज रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज से मैं सहमति भी दर्ज करवा रहा हूँ कि पहाड़ी बोला कि कल्पने की नौबत आई है तो विकल्प तो तोपना ही पाना है। तो इस सब में आप अपना वजूद कहाँ पे देख रहे हैं? बीजेपी का कोई आशीर्वाद मेरे को आपके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेसी सब आपने बेईमान डिक्लेयर कर दिए या कुछ मजबूर डिक्लेयर कर दिए। एक कंपैरिजन कर रहे थे आप कि आप वीरभद्र सिंह के आदमी रहे हैं, उनके सिपाही रहे हैं, फर्क क्या देखें आज की डेट में? अभी जो वीरभद्र ग्रुप के जो लोग हैं, कौन से हैं गिना दो? मैं गिना देता हूँ। ठाकुर कौल सिंह जी मंडी से बाहर है सियासत। उनका पोता जो है वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है द्रंग विधानसभा क्षेत्र से। वो आरएसएस का 33 वर्ष भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और प्रकाश चौधरी को टिकट अगर गलत होगी तो माफी चाहूंगा, कर चुके हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल आरएसएस का। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और प्रकाश चौधरी जी को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिकट नहीं देना है। ठाकुर रामलाल जी को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिकट नहीं देना है। द्रंग से हमारे वीरभद्र जी के हनुमान रहे हुए हैं, उनको टिकट सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नहीं देना है। कौन? सुरेंद्र ठाकुर जी। सुरेंद्र ठाकुर। तो जितने भी संगठन में या इस वक्त जो वीरभद्र ग्रुप के जो लोग बाहर हैं, एज फैक्टर क्या जिनके आप नाम गिनवा रहे हैं? लेकिन अगर बताना मेरे को। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या करते थे पहले? कॉन्ट्रैक्टर। सुनील शर्मा बिट्टू जी क्या करते थे? कॉन्ट्रैक्टर। जो इनके मीडिया एडवाइजर हैं नरेश चौहान जी क्या करते थे? कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो ठेकेदार, ये जो सरकार है, ये तो मित्रों के साथ साथ जो है ठेकेदारों की सरकार है। यही इन्हीं लोगों की वजह से एक्सपीरियंस लोगों को, अगर मैं एक बात पूछूं भाई, समझ रहा हूं मैं आपकी बात वीरभद्र, ये एक ना हकीकत है कि वीरभद्र सिंह के टाइम में बगावत होती थी या नहीं होती थी?
होती थी, लेकिन बगावत होती थी, लेकिन वीरभद्र जी जो है ना वो मनाना भी जानते थे। मैं एक छोटा सा ये भाई साहब तो मनाना नहीं जानते किसी को, जिसको खारिश है भाई बाहर जाए, शरेआम हर चुनाव पे बोलते हैं कि बाहर जाए। जब तक लीडरशिप में फर्क है या नहीं है? जब तक राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जब तक यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी दूसरी कोई भी पार्टी, चाहे कल को मेरी पार्टी क्यों ना हो या बीजेपी क्यों ना हो, को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं 10 से नीचे रह जाएंगे। अगर 4 सीटें जो भी जीतेगी ना, वो भी 1000 या 2000 मार्जिन के जीते। वो जो बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं वो भी 1000-2000 के मार्जिन से जीत गए तो बहुत मुश्किल। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो बेड़ा गर्क सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया, इससे कोई बचने वाले नहीं है। चलो आप बड़ी निष्पक्ष सी बातें कर रहे हो, बीजेपी का बेड़ा गर्क कैसे हुआ? बीजेपी का मैं कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, बीजेपी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा एक सीजन, लेकिन हाँ, वैसे हकीकत में तो बेड़ा गर्क आम आदमी का हुआ, आम हिमाचली का हुआ। लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियर कर देता हूं, जिस प्रकार से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हालात बने हुए हैं, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो है पीछे है उन हालातों को। कितना पीछे है? बहुत पीछे प्रदेश। जब किसी स्टेट में, मैं बिल्कुल साफ जवाब आपको देता हूं, जब किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, तो राज्य के लोगों को उस सरकार से उम्मीद होती है। जब वो सरकार दमनकारी हो जाए तो फिर लोग विपक्ष की तरफ देखते हैं। लेकिन यहां तो विपक्ष भी, मतलब कि विपक्ष ने भी लोगों को निराश किया। इसमें विपक्ष में देखा जाए तो एक प्रदेशाध्यक्ष आ जाएंगे, एक नेता विपक्ष आ जाएंगे, साथ में 1-2 कोई और लोग आ जाएंगे। इनको आपने वैसे तो बड़ा चालू सा सवाल बन जाता है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने नंबर देते हो आप, मैं ये पूछूंगा कि ये पासिंग उस पे है या पासिंग से भी पीछे है। मैं उसमें एक्सीलेंट कैटेगरी पे नहीं जा रहा हूँ कि इनको डिस्टिंक्शन दें। आप पास हैं या फेल हैं? 35 नंबर से 33 नंबर से पास हो रहे या फिर पीछे हैं? 33 से भी पीछे, बहुत पीछे हैं। इसीलिए तो 33 से भी पीछे, 33 से भी पीछे हैं। इसीलिए तो जो प्रदेश की जो जनता है वो तीसरे विकल्प की तरफ। अच्छा मान लीजिए तीसरा विकल्प नहीं आता है, मान लीजिए आप तो तैयारी है, आपने तो लंगोट कस लिया कि भैया अब हमने तो मैदान में उतरना ही है। अगर यही परिस्थितियां हैं, क्योंकि बीजेपी वालों का भी पूरा प्यार आशीर्वाद, चाहे अपने मजे के लिए या अपने ही एक हथियार मिले हुए हैं आप यूज करने के लिए, एक वेपन है कि चला दिया, मिसाइल है हमारे पास। अगर ऐसे हालात रहे तो बीजेपी जीत जाएगी फिर? मैं तो खुद पार्टी बना रहा हूँ अपनी, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये भी बोला साथ में कि तीसरा विकल्प ना हो तो तीसरा दोनों में अच्छा एक तो होता है ऐसे ना, किसी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करना भी। कुछ लोग आजकल मीटिंगें कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी पे प्रेशर बना रहे हैं, हमें टिकट मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन अगर मैं मैदान में आने की बात कर रहा हूँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं लड़वाऊंगा चुनाव। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लड़वाऊंगा। और मैं प्रदेश की जनता को वचन दे चुका हूं, वादा कर चुका हूं। अब हम मिट जाए, मर जाए, मिट्टी प्लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने तीसरे विकल्प के रूप में जो है एक ईमानदार पार्टी को लेके आना ही है। इसलिए मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। वैसे ये है कि अभी तक जो मैं एक इसमें देख रहा हूँ कि बीजेपी एक सेफ पैसे जो है वो कांग्रेस को खुद दे रही है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। सहमत है? हाँ, मैं सहमत हूँ। नहीं तो अगर विपक्ष का आशीर्वाद सरकार पे नहीं होता तो सरकार को एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। विपक्ष साथ दे रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह दी कि विपक्ष साथ दे रहा है, और इनकी बात को मैं कम से कम मैं हल्के में नहीं लेता। वजह यही ना तो मैं बातों को घुमाता हूं ना तो फिराता हूं। अगर आपने ईमानदारी से पॉलिटिक्स करनी है तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ईमानदारी से बात कहना पड़ेगी, ईमानदारी से बात कहना पड़ेगी। तो मुझे ज़्यादा बातों को घुमाना फिराना नहीं आता। आज विपक्ष जो है वो बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो विपक्ष को साथ देना चाहिए था, वो उस तरीके से विपक्ष आगे नहीं आया। सरकार तो हैंडशेक है पूरा। हाँ, सरकार तो दूर तक भी, सरकार और प्रशासन तो दूर तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तो जैसे एनकाउंटर बाहर के स्टेटों की जो पुलिस लोगों का करती थी, अब तो हिमाचल प्रदेश में भी वो हालात बन गए। मुझे भी अपना डर है, मुझे भी अपना एनकाउंटर होने का डर है। नहीं, आपको एनकाउंटर होने का डर नहीं होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि बकायदा एक टूर प्रोग्राम है। हाँ जी। और उसमें बताया जा रहा है कि इतने बजे बैन साहब मंडी से निकलेंगे,
करेंगे, इतने बजे धर्मशाला पहुंचेंगे, यानी एक रूट चार्ट साथ में दिया जा रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है ना कि जो सिक्योरिटी आपको दी है उसके ऊपर उसको उनकी भी जाती हो इनपुट कि बहन साहब आज कहाँ गए कहाँ नहीं गए। पब्लिक के सामने तो आप मंत्रियों की तरह एक पूरा कि बाई रोड जाऊंगा, ये मेरा व्हीकल नंबर है। अगर मान लो एक किसान का बेटा, एक आम आदमी का बेटा जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया हो, जिसके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो, और मैं प्रदेशवासियों को बिल्कुल गीता माँ की सौगंध खा के बोलता हूं, आज तक हमने वीरभद्र जी के साथ तिल साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। कोई एक आदमी इस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे कि बेन साहब ने फलाने काम करने के लिए 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मांगे हो, तो अगर मान लो कोई हम इस प्रकार से ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हैं, इस हिमाचल प्रदेश को जो बिकने से बचाना चाहते हैं, जंगलों को काटने से बचाना चाहते हैं, और उसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। विजन हर किसी का होता है। तो एक होनहार वीरवान के चिकने क्या होता है वो पात, कुछ ऐसी तरह की। अगर होनहार वीरवान के चिकने पात नहीं होते तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा होता। चलिए बैन साहब आपने वक्त दिया, और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आप भी किसी बांस से कम नहीं है, तो अगर वही चीज़ें देखी जाए तो एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, लेकिन ये भी हकीकत है ना, बीजेपी इनके साथ कंधा मिला रही है, कांग्रेस ने तो इनके मुताबिक इनके कंधे कमर सब कुछ तोड़ने का बंदोबस्त कर लिया है। खैर आप लास्ट में कुछ? हाँ, मैं लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को विपक्ष जो इस वक्त है वो आपसे कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन जो हमारी ईमानदार एक कांग्रेस हम पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं, हम आपको 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आपकी आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, आपसे हर भ्रष्टाचार का हिसाब लेंगे, आपसे हर काम का हिसाब लेंगे। आप आने वाले समय में अपनी तैयारी कर लें, आपको 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आपके जो भ्रष्टाचार के कारनामे उनके बारे में पूछा जाएगा। चलिए ये हो गई बात की पूछा जाएगा और तमाम चीज़ें किस तरह से क्या है। आज बैन साहब धर्मशाला में थे और इनसे आज बातचीत हुई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना पक्ष भी रखिएगा कि आखिर कब तक इस बीजेपी और कांग्रेस की चक्की में हम लोग पिसते रहेंगे। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर वही देख लो कि बड़े से बड़े आदमी के भी क्या हालात हो जाते हैं, एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट कहूँ या होटलियर कहूँ, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, ये भी ना घर के ना घाट के। और वही चीज आ गई कि ना इनके साथ बीजेपी खड़ी है, ना इनके साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन आम आदमी के साथ बकाया मुद्दों पर भी क्यों खड़ा नहीं होता। और अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल सोच समझ कर हल्की बात ना कीजिएगा। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।